आज हम लोग जो केमिस्ट्री है हम लोग का 11 का, उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो तुमको थर्मोडायनेमिक्स हम लोग फिजिक्स में पढ़ाई करते हैं। थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स जो तुम्हारा है, थर्मोडायनामिक्स जो हम लोग डील करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में हम लोग थर्मोडायनामिक्स जो तुम्हारा है, जो केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स डील्स विद थर्मोडायनामिक्स deals with the energy content, energy content of system, इसमें जो टर्म है तुमको हम लोग डिफाइन करते हैं कि एनर्जी कितना है तुमको, एनर्जी से रिलेटेड, जैसे कि टोटल एनर्जी भी होता है तुमको, एनर्जी तुम्हारा केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारे टाइप के एनर्जीज हैं जो हम लोग खास करके जो कि हम लोग हीट एनर्जी की बात करेंगे इसमें। तो हीट एनर्जी से क्या क्या इफेक्ट होता है, या कोई केमिकल जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हीट एनर्जी का क्या चेंजिंग होता है, उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उससे किस प्रकार उसके टेम्परेचर राइज करता है, कुछ वर्क डन हो सकते हैं, और कोई प्रोसेस जो है किस प्रकार से, कौन सा प्रोसेस में ऐसा क्या प्रॉपर्टी होता है कि वो प्रोसेस जो है खुद स्वतः जो है अपने आप कोई रिएक्शन हो जाता है, किसी रिएक्शन करने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, तो क्या इन सबों के बीच में कुछ स्पॉन्टेनिटी को जिसको कहते हैं लोग कि ये सेल्फ स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं, इन सबों को जांच चेक करने के लिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में जो टर्म्स आते हैं जिसका नाम है सिस्टम एंड सराउंडिंग। एक जो टर्म है तुम्हारा सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, the part of universe in which observation is made is called system, and the rest of universe and the rest of universe and the rest of universe is called surrounding। तो जो कि तुमको पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उसके जो रिजल्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो क्या कहलाएंगे। जो कोई एक्सपेरिमेंट डन किया हमने जिस पार्ट ऑफ यूनिवर्स पे, वो हम लोग का क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा, और बाकी जो यूनिवर्स हो गए वो क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग कहलाएंगे, और बीच में जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम को हम लोग तीन टाइप से सिस्टम हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे पहला सिस्टम है जिसको कहते हैं ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। तो जिस सिस्टम में मास और द सिस्टम in which energy and mass is exchanged between system and surrounding is called ओपन सिस्टम। तो जिसमें कि ऐसा सिस्टम जैसे कि तुमको जहां पर क्या हो कि जिसमें कि तुमको एनर्जी और मास को क्या कर सके, दोनों के बीच में एक्सचेंज हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहेंगे।
करेंगे। जैसे यहाँ पर एक बीकर में वाटर ले लिए, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं यहाँ से। इसमें क्या है, हीट भी आ रहा है बाहर से, और तुमको ये जो जो वेपराइज होगा वो बाहर, वेपर भी क्या होगा, बाहर जाएगा। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा क्या हो गया, इट इज ए सिस्टम, ये ओपन सिस्टम हो गया, ये ओपन सिस्टम हो गया। तुमको जो जैसे कि तुमको टेस्ट ट्यूब में हम लोग को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बीकर में कोई चीज को हीट करते हैं, तो ये सब क्या हो गया, तुम्हारा ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा सिस्टम होता है इसको क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, द सिस्टम in which mass cannot be exchanged between system and surrounding, but energy can be exchanged is called closed system, is called closed system। तो ये तुम्हारा हो गया क्लोज सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर है कोई, तुमको इसमें बंद कर दिए कुछ भी चीज को, तो इसमें से मास बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन ये अगर कंडक्टिंग वॉल है, जिसको कंडक्टिंग और डायथर्मिक वॉल, कंडक्टिंग और डायथर्मिक वॉल, जिसमें कि हीट क्या होता है, बाहर अंदर बाहर जा सकता है, हीट आ सकता है या बाहर कंडक्ट कर सकता है। तो इस तरह का क्या हो गया, तुमको हीट जा सकता है या हीट आ सकता है। इस तरह का जो वॉल होगा दैट इज कॉल्ड, ये जो तुम्हारा हो गया कैसा सिस्टम हो गया, ये क्लोज सिस्टम हो गया, ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हो गया। तीसरा है तुमको जो सी नंबर, इसको आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम in which no exchange of mass and energy between system and surrounding, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो कि तुमको मास का ट्रांसफर नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये तुम्हारा सिस्टम होगा, इसमें कोई ये तुमको जो है कि मास भी चेंज नहीं होगा, और ये तुमको जो वाल्व होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, तुमको हीट कंडक्ट नहीं करना चाहिए और मास भी नहीं कंडक्ट करना चाहिए। तो इसमें जो भी कोई भी चीज पड़ा हुआ है इसके अंदर, ये तुमको क्लोज हो गया। दूसरा है तुमको कि ये डायथर्मिक वाल्व नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं एडियाबेटिक वाल्व, एडियाबेटिक वाल्व, नो हीट एक्सचेंज, और मास भी ट्रांसफर नहीं होगा। ये तुम्हारा सिस्टम हो गया, ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीन तरह के सिस्टम हो गए, और जाहिर है कि ये तीन तरह के सिस्टम हो गए। एक क्या हो गया तुम्हारा ओपन सिस्टम, जिसमें कि मास और एनर्जी दोनों इंटरचेंज हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। दूसरा हो गया क्लोज सिस्टम, जिसमें कि मास तो इंटरचेंज नहीं हो सकता, लेकिन एनर्जी क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। और तीसरा हो गया आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें कि मास तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, बट एनर्जी भी ट्रांसफर उसमें नहीं होगा, दोनों में कोई भी ट्रांसफर नहीं होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो उसमें कोई एनर्जी और मास का चेंज नहीं होता है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। ये तुम्हारा तीन तरह का सिस्टम हो गया। और बाकी जो रेस्ट ऑफ यूनिवर्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, जहां पर कोई एक्सपेरिमेंट किए और उसके रिजल्ट को जहां पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो कहलाता है सिस्टम। बाकी पार्ट ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। ये तुमको एक टर्म जो डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स में पहला टर्म डिफाइन है, जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग कहेंगे इसको सिस्टम एंड सराउंडिंग। एक दूसरा है तुमको इस जो सिस्टम को डिफाइन करते हैं, सिस्टम के कुछ पैरामीटर हैं जो कि सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग स्टेट वेरिएबल कर सकते हैं। स्टेट फंक्शन, the physical
quantity which define the state of a system is called state variable और फंक्शन। जैसे कि कोई सिस्टम है तो उसका क्या अभी क्या है उसका, हम लोग थर्मोडायनामिक्स में डील करते हैं। थर्मोडायनामिक्स डील्स विद मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल पर देखते हैं, एक दो मॉलिक्यूल नहीं बल्कि लार्ज स्केल पे देखते हैं हम लोग। बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं उसके जो कि है, बहुत से मॉलिक्यूल के उसके जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होंगे उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। थर्मोडायनामिक्स deals with macroscopic property of matter, उसके दिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखता है। तो ये तुम्हारा होता है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। स्टेट वेरिएबल्स किसी भी सिस्टम के वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम, तो किसी सिस्टम के क्या उसकी प्रेशर क्या है, उसकी वॉल्यूम क्या है, उसकी टेम्परेचर क्या है, इन सबों को हम लोग क्या कहते हैं स्टेट वेरिएबल के नाम से जानते हैं लोग। स्टेट वेरिएबल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये सब को हम लोग स्टेट वेरिएबल के नाम से जानते हैं। पीवीटी ये तुमको तीन स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये जो तुम्हारा होता है किसी को जैसे कि टेम्परेचर चेंज होगा तो चाहे जैसे कि कोई बॉडी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ये तुमको 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये अभी का एक स्टेट है तुमको जो कि इक्विलिब्रियम जब हर जगह का जो सिस्टम के हर पार्ट का टेम्परेचर पहले 25 डिग्री सेल्सियस था जो चेंज होगा 35, तो ये स्टेट में एक चेंज हो गया, ये स्टेट इसका चेंज हो गया। और ये चेंज किसी भी प्रकार से आपने किया हो, जैसे कि 25 डिग्री से पहले मान लेते हैं कि ठंडा होकर 20 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, 20 डिग्री से फिर राइज करके 35 हुआ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस है, बीच में चाहे स्टेट कुछ भी हुआ। तो इस तरह के फंक्शन जो कि बीच के स्टेट से डिफाइन नहीं करता हो, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। The function which doesn't depend upon intermediate state, the property, the physical quantity which does not depend upon path, does not depend upon path, but depend upon state of a system is called state function, is called state function। ये तुमको जैसे पीवीटी ये सब क्या होगा तुम्हारा स्टेट फंक्शन का एग्जांपल हो गया। तो इसी प्रकार से जैसे तुम्हारा कुछ एक जो हम लोग का टर्म अब डिफाइन करेंगे कि स्टेट फंक्शन के रूप में एक हम लोग नया क्वांटिटी अभी डिफाइन करेंगे, इंटरनल एनर्जी डिफाइन करेंगे। इंटरनल एनर्जी the sum of energies of all the molecules present in a system is called internal energy of the system, it's called internal energy of the system। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन इंटरनल, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर इन केल्विन।
internal energy of system depends upon टेम्परेचर ऑफ सिस्टम केल्विन। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। ये तुमको स्टेट पर डिपेंड करेगा। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। ये तुमको स्टेट फंक्शन, ये एनर्जी पर डिपेंड करता है। जैसे मॉलिक्यूल को, जैसे कि ये इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग डेल्टा यू कहते हैं। जैसे चेंज इन इंटरनल, डेल्टा यू इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये जो किसी चीज का जो जितना मॉलिक्यूल्स है, उसके जो काइनेटिक एनर्जीज हैं, उनके सब को हम क्या कहेंगे, उसका इंटरनल एनर्जी कहेंगे। उस सिस्टम में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके सम को। ये भी स्टेट, चूंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए ये भी एक स्टेट फंक्शन है। तो हमने एक स्टेट फंक्शन डिफाइन किया, इसका नाम हो गया इंटरनल एनर्जी। तो हम लोगों ने क्या किया, स्टेट मतलब किसी सिस्टम के अभी स्टेट को हम लोग डिफाइन करते हैं, उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है, अगर उसको कोई भी चेंज हुआ तो उसका स्टेट चेंज हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर चेंज स्टेट में जो कि तुम्हारा होगा, उसके जो क्वांटिटी है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फिर अगले स्टेट में चला जाए तो उस क्वांटिटी में भी चेंज आएगा। जैसे इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, अगर उसके टेम्परेचर में चेंज होता है तो वह क्या हो जाएगा, उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये भी एक स्टेट फंक्शन है। तो एक स्टेट फंक्शन जो तुमको है वो स्टेट पर डिपेंड करता है, प्रोसेस और पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि वो किस रास्ते से किसी प्रोसेस को किया जा रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो वो सब प्रोसेस कहलाता है स्टेट फंक्शन कहलाता है। हम लोग अब जो देखेंगे, एक हम लोग लॉ देखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहलाता है? जब ये तुमको कहलाएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा, देन the change in internal energy of a system is the change in internal energy of the system is equal to the energy supplied to the system and work done on the system, दोनों के सम के बराबर होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको लॉ के रूप में, the change in internal energy of a system is the sum of heat supplied to the system and work done on the system, work done on the system। तो ये तुमको इसके इक्वल होगा। इंटरनल एनर्जी जो है तुमको, चलिए इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू हो गया तुमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन internal energy, Q is equal to heat supplied to the system, W equals to work done on the system, W equals to work done on the system।
डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू हो गया तुमको वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, एंड डब्ल्यू हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इसमें है तुमको हीट सप्लाई टू द सिस्टम इस टेकन पॉइंट ऑफ, जहां तक आईपीएसी कन्वेंशन है तुमको, आईपीएसी कन्वेंशन, आईपीएसी कन्वेंशन, ये कन्वेंशन कहलाता है कि तुमको हीट एनर्जी या एनर्जी given to the system is पॉजिटिव लेना है इसको। एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव लेना है। वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल्स टू नेगेटिव। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इंटरनल एनर्जी जो तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा इंटरमीडिएट चेंज उसके आधार पर निकाल सकते हैं। जब बाहर से किसी सिस्टम को वर्क किया जाए तो वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। और सिस्टम कुछ वर्क करे, जैसे एक्सपेंड करे, तो उसमें द्वारा जो वर्क होगा वो नेगेटिव लेंगे। तो और सिस्टम हीट जो बाहर से सप्लाई होगा उसे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, हीट जो सिस्टम को दिया जाएगा उसे नेगेटिव। जैसे तुम्हारे पास एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा है 6.1 एग्जाम्पल है। इसमें तुमको कहा गया है एक सिस्टम को, एक सिस्टम पर वर्क किया गया, डब्ल्यू वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो इसमें जो तुम्हारा हुआ डब्ल्यू वर्क, अगर वर्क डन जो तुम्हारा किया गया तो उसमें जो तुमको दिया गया डब्ल्यू वर्क किया गया उसको सिस्टम के द्वारा। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इफ डब्ल्यू वर्क डन on the system, the change in internal energy delta U is equal to delta Q plus W। और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो तुम्हारा है, जब Q तो यहाँ पे क्वेश्चन में कि वर्क ही किया गया, Q तो 0 है, तो Q 0 और W तुम्हारा तो ये W ही वर्क डन क्या है, W है, तो W इक्वल टू पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब पॉजिटिव हो गया। तो डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, W, डेल्टा U इक्वल टू W, ये आंसर हो गया तुम्हारा। दूसरा, Q amount of heat is supplied to the system, is supplied to the system। ये दोनों हो गया। अगर एक प्रोसेस आ जाए, कभी वर्क किया जाए कभी हीट किया जाए, तो इसमें क्या होगा, आपके पास W 0 हो गया, तो डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, Q हो गया तुम्हारा, Q अमाउंट ऑफ हीट दिया तुमने। अब एक तीसरा जो केस है तुम्हारा, इफ Q amount of heat given to the system and W is work done on the system, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा, Q प्लस W, ये Q प्लस W, ये आंसर होगा, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। तो ये तुमको चेंजिंग इंटरनल एनर्जी हो गया, Q प्लस W के इक्वल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया 6.1 हो गया तुम्हारा, कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने किया तो वो W कहलाएगा, जितना हीट आपने दिया वो
W जो तुमने किया वो पॉजिटिव किया जाएगा। तो इसी के आधार पर जो 6.1 तुम्हारा था उसमें, और इसमें ये भी पूछा गया है कि जब तुमको जो पहला में से कि कोई हीट नहीं दिया गया तो वो किस तरह का वाल्व होता है। जहां पर हीट नहीं देते वो एडियाबेटिक वाल्व होता है, और जहां पर ये हीट देते हैं दैट इज कॉल्ड डायथर्मिक वाल्व। जैसे कि तुम्हारा जो पहला केस है जिसमें सिर्फ वर्क किया जाए तो उसमें जो हीट होगा तुम्हारा, उसमें हीट का सप्लाई नहीं होगा तो वो एडियाबेटिक वाल्व होगा। और जिसमें कि क्या होगा तुम्हारा हीट जो तुम्हारा है, हीट सप्लाई अगर किया जाए, हीट सप्लाई हो रहा है तो वो क्या होगा कंडक्टिंग वाल्व होगा या डायथर्मिक वाल्व होगा। और किसी सिस्टम में जबकि तुमको जो कि तीसरा नंबर था जिसमें हीट भी सप्लाई कर रहे हैं, वर्क डन भी हो रहा है, ये सब किस तरह का सिस्टम हो सकता है? क्लोज सिस्टम हो सकता है। जो तीसरा में था कि किस तरह का सिस्टम है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा क्लोज सिस्टम। तो ये तुम्हारा 6.1 एग्जाम्पल में यही पूछा गया था। तो ये जो तुम्हारा था एक फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का आधार पर जो क्वेश्चन दिया गया था, और एक आध क्वेश्चन और भी देख सकते हैं लोग। एक क्वेश्चन मैं देता हूं जिसको तुम बना सकते हो। कैलकुलेट दी work done by the system, work done by the system if 500 joule heat is supplied to the system and 300 joule is the change in internal energy of the system। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तुमको डेल्टा U इक्वल टू कितना होगा? 300 जूल है तुमको, डेल्टा U इक्वल टू 300, और हीट सप्लाई तुमने सिस्टम को किया है तो ये पॉजिटिव होगा 500 जूल। तो वर्क डन में तुम्हारा है तुमको, तो W तुम्हारा था, W तुमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। तो W हो गया वर्क डन बाय द ऑन द सिस्टम, यू गेट वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये 300 बराबर 500 प्लस W, तो W इक्वल्स टू 300 माइनस 500 या W इज इक्वल टू माइनस 200 जूल। So work done by the system, work done by the system बराबर 200 जूल। 200 जूल आंसर हो गया। तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम में वर्क किया, इसलिए उसमें क्या होगा? निगेटिव होगा वर्क, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये तुमको निगेटिव वर्क डन आया, मतलब सिस्टम के वर्क डन क्या होगा तुम्हारा? ऑन द सिस्टम हुआ, और डन बाय द सिस्टम हुआ निगेटिव का मतलब। यहाँ पर फिजिक्स में जो वर्क डन को लेने का तरीका है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन टू बी नेगेटिव, जिसकी चर्चा हम 3 में करेंगे। फिजिक्स का जब क्लास तुम्हारा देखोगे उसमें जो लेक्चर है तुम्हारा, उसमें तुमको अलग वर्क डन का जो साइन होता है वो जस्ट उल्टा होता है, और इसलिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का जो स्टेटमेंट है वो भी चेंज होता है, जो फिजिक्स क्लास में देखोगे। और बाकी तुम्हारा है वो एनर्जी और इंटरनल एनर्जी वो सब सेम ही होता है। तो ये तुम्हारा हो गया कुछ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से जुड़ा हुआ कंसेप्ट हो गया। आई होप कि समझ में आ गया। जैसे किसी भी चीज को अगर हीट देते हैं तो क्या करता है? या तो कुछ वर्क करता है, या तो कुछ सिस्टम कुछ वर्क करेगा, या तो क्या होता है उसमें हीट, या तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। तो इंटरनली चेंज किसके बराबर है? या तो उस पर वर्क किया, केमिस्ट्री में हम लोग इस ढंग से वर्क करते हैं। किसी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी चेंज कब होगा? जब उसको हीट दिया जाए तो चेंज होगा, या उसको उस पर वर्क किया जाए तो चेंज होगा। तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। और फिजिक्स में इस बात को तुमको कुछ उसका जो काम का जो चीज होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और इसलिए उसमें जो साइन कन्वेंशन है उसमें अलग रखा गया है।
तो खैर ये तो तुम्हारी जो फर्स्ट लॉ से था उस थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा हुआ कुछ बात हुआ। हम लोग इसमें जो वर्क डन आया है, वर्क डन को और एलिब्रेट करके देखते हैं कि वर्क डन के बारे में, वर्क डन को किस किस प्रकार से वर्क किया जा सकता है, किस सिस्टम पर। वर्क डन बाय द सिस्टम। तो एक अगर पिस्टन है तुमको लगा हुआ है, मान लेते हैं एक सिलेंडर है, जिसमें कि तुमको पिस्टन लगा हुआ है, और अगर इसको ये तुमको धीरे धीरे यहां पर जो है तुमको इसका प्रेशर अगर अप्लाई कर रहा है, प्रेशर P अप्लाई कर रहा है, और एरिया A है, तो फोर्स कितना होगा P इंटू A। इफ और जिसके कारण कि इसमें जो तुमको रिवर्सिबली तुमको ये वर्क किया जा रहा है बाहर और अंदर, तो ये तुमको जिसके कारण कि तुमको ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया अगर ये dx हो गया, तो मानते हैं ये तुमको प्रेशर है जिसके कारण ये बाहर का प्रेशर अगर कम होगा तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये बाहर का प्रेशर कम होगा तो तुमको इधर से क्या हो जाएगा, ये धकेलते जाएगा बाहर। तो if A is the area of cross section of the piston and P is the pressure, the force exerted by gas on the piston बराबर PA। work done by the gas is equal to work done on the gas पॉजिटिव लिया जाएगा तो बाय द गैस नेगेटिव लिया जाएगा, यहाँ जो केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन है, इक्वल टू PA इनटू इसको dx डिस्प्लेस किया जाएगा, तो टू डिस्प्लेस द पिस्टन बाय dx, वर्क डन टू डिस्प्लेस द पिस्टन बाय dx, तो dw इक्वल टू माइनस p इंटू चेंज इन वॉल्यूम हो गया, ये तुमको एरिया इंटू डिस्टेंस, जो डिस्टेंस दिया तो वो दोनों क्या क्या होगा तुम्हारा, एरिया इंटू डिस्टेंस में जो चेंज हुआ जितना आगे बढ़ा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हें, ये चेंज इन वॉल्यूम। तो dv इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ये dv इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, dv इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, ये dx चेंज के कारण स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ये तुमको बाहर से किया जा रहा है, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन P dv, ये हो तुम्हारा। इफ वॉल्यूम तुम्हारा चेंज होता है V1 से V इनिशियल टू V फाइनल, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल, P तुम्हारा होगा P dv। The expansion is irreversible. If the change is irreversible, if the change is irreversible and performed against external pressure P external, the work done by the gas to change the volume
VI to VF, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू VF माइनस VI, ये तुमको हो गया VF माइनस VI। If P external is 0, P external is 0, वैक्यूम अगर हो तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, बर्डन नहीं होगा, बाहर हो जाएगा। या इफ चेंज इन वॉल्यूम इज 0, इफ चेंज इन वॉल्यूम इज 0, इफ चेंज इन वॉल्यूम, इफ चेंज इन वॉल्यूम dV इक्वल टू 0, जिसको कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, इसको कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसमें वर्डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाए या तुमको वैक्यूम हो जाए तो वैक्यूम के अंदर एक्सपेंड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर तुमको गैस का जो एक्सपेंशन है वो रिवर्सिबली किया जाए, रिवर्सिबल का मतलब धीरे धीरे इस तरह से परफॉर्म किया जाए कि ये तुमको बाहर के का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों एडजस्ट हो जाए और जस्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल रहे, तो इस ये बहुत इनफैक्टली जब बहुत छोटे छोटे स्टेप में किया जाए और ये इनफैक्टली बहुत ही स्लो होगा। इफ द प्रोसेस इज स्लो, इफ द एक्सपेंशन is performed slowly and reversibly, the work done dW इक्वल टू क्या हो जाएगा, द वर्क डन तुम्हारा हो जाएगा, तो वर्क रिवर्सिबल चेंज कहते हैं तब रिवर्सिबली, तो ये होगा तुमको in equilibrium external pressure and internal pressure is equal, external pressure and internal pressure is in equilibrium, मतलब दोनों इक्वल रहे, जो दोनों बार बार है इक्वेट करता है, जहां थोड़ा सा बढ़ा उसको क्या कर लेगा, कंपनसेट कर लेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, तुमको ये जो प्रोसेस होता है इसको रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। और अगर ये रिवर्सिबल है तुम्हारा तब तो फिर तुम्हारा यही फॉर्मूला लागू होगा। जैसे कि कुछ ये रिवर्सिबल चेंजेस में हम लोग देखते हैं वर्क डन को, और वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये रिवर्सिबल चेंज में जैसे कि तुमको है वर्क डन निकालने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। देखो जैसे कि ये तुमको है P और V, ये वॉल्यूम है और इधर है तुम्हारा प्रेशर एक्सिस है, प्रेशर एक्सिस है। तो तुमको कोई भी अगर वर्क डन निकालना हो उसी प्रोसेस में यहां से लेके यहां तक का, तो ये तुम क्या कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। या तुमको ये जो एरिया है शेडेड तुम्हारा, ये एरिया तुम्हारा हो गया, ये प्रोसेस इनिशियल से ये कहां तक गया, फाइनल तक। तो ये जो एरिया शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया इक्वल्स टू वर्क डन बाय द गैस, ये वर्क डन बाय द गैस होगा, ये वर्क डन बाय द गैस होगा। तो ये अगर तुमको स्ट्रेट लाइन है तो एरिया तुम आराम से निकाल सकते हो, लेकिन अगर ये तुमको कर्व टाइप से चंद निकाल आगे साइड है तो ये तो तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो कर्व का एरिया निकालने का और कोई तरीका नहीं होगा। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल या रोम्बस इसे बना करके क्या कर सकते हो, ट्रेपेजियम, इसके अकॉर्डिंगली हम एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम एक्सिस से जाएगा, ध्यान रहे ये तुमको जो इनक्लोज होगा ये तुमको वॉल्यूम एक्सिस से इंक्लूड करना कि प्रेशर एक्सिस से नहीं। और ये होना चाहिए प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ होना चाहिए, प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस के बीच में जो होगा उससे क्या निकाल सकते हैं, वो एरिया को निकाला जा सकता है। और अगर तुमको देखो जैसे कि इसको हम लोग कर दें तो वर्क डन हम लोगों ने कुछ केस में देखा, अगर एक्सटर्नल, अगर तुमको आइसो बारीक हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, एक्सटर्नल प्रेशर, तो उसको तुमने देखा। अब हम देखते हैं इफ द एक्सपेंशन इज आइसोथर्मल and reversible,
रिवर्सिबल। तो वर्क डन होता है पी डी, तो पी वी बराबर एनआरटी गैस के लिए है, एक्सपेंशन ऑफ गैस, पी वी और एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन P equals to nRT by V, P equals to nRT by V, तो W इक्वल टू माइनस पी डी वी होता है, V इनिशियल से V फाइनल। nRT by V into dV माइनस nRT dV by V को कैसे में log V, ये V इनिशियल से V फाइनल, तो माइनस nRT log E V फाइनल माइनस log E V इनिशियल इक्वल टू माइनस nRT log E V फाइनल बाय V इनिशियल, तो W कुछ क्या होगा माइनस 2.303 nRT log 10 बेस पर V फाइनल बाय V इनिशियल। ये तुमको आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वर्क डन हो जाएगा। ये अगर वर्क डन अगर आइसोथर्मली किया गया तो ये तुम्हारा वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि आइसोथर्मल में क्या होगा डी पी वी बराबर एनआरटी का, तो पी का जो वैल्यू होता है वह टेम्परेचर कांस्टेंट ले एनआरटी, जो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट होगा तो एनआरटी बाहर आ गया, और dx बाय x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो log x तो log e बेस को 10 बेस में ले लो तो माइनस 2.303 RT का यूज करते हैं, तो तुम्हारा ये वैल्यू आ जाएगा। इसी में देखते हैं हम लोग 6.2 है तुम्हारा क्वेश्चन, 6.2, 6.3 और 6.4 एक ही क्वेश्चन का बेस टेस्ट एग्जांपल, उसको देखते हैं। 6.2 1 मोल आइडियल गैस at 1 bar pressure, at 1 bar pressure expends from 2 liter to 10 liter at constant pressure of 1 bar. Calculate the work done by the गैस। तो इसका जो सॉल्यूशन तुम्हारा हो गया, तो W इक्वल टू क्या होगा माइनस P एक्सटर्नल तुम्हारा है इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो वर्क डन तुम्हारा हो गया V तुम्हारा हो गया 1 बार प्रेशर है, और ये तुमको 10 लीटर माइनस 2 लीटर, तो ये हो गया माइनस 8 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आंसर हो गया। ये तुम्हारा इसका वैल्यू हो गया। तो दूसरा है तुमको 6.3 if the expansion of 6.2 is carried in vacuum, calculate the work done. तो P एक्सटर्नल इसमें क्या होगा 0 हो गया, तो वर्क डन भी क्या हो गया 0 हो गया।
ये तुमको 6.3 था। 6.4 is the extension of 6.2, expansion of gas is isothermal and reversible. Calculate the work done by the gas in this process. तो ये तुम्हारा जो है, तुम्हारा इसमें जो फॉर्मूला होगा तुमको, ये क्या था, -nRT log 10 बेस पे, ई बेस पे तो VF/VI, और इसलिए 10 बेस पे लाते हैं तो क्या बता तुमको, -2.303 nRT log 10 बेस पर V फाइनल बाय V इनिशियल। तो -2.303 इंटू 1 इंटू 8.3 इंटू, और टेम्परेचर है तुमको, अगर टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे ये किया जा रहा है। तो लॉग तुम्हारा हो गया 2.303 इंटू लॉग तुम्हारा हो गया जाकर के 10/2, और ठीक है, इसको फिर से लिख देते हैं, -2.303 इंटू R का वैल्यू हो गया 8.3 ले लो, और इंटू टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन इंटू लॉग 10 बेस पर 10/2, दैट इज लॉग 5, log 10 माइनस log 0.699, तो ये हो गया तुमको -2.303 इंटू 1 तो क्या 8.3, और इंटू हो गया तुम्हें 298 इंटू हो गया तुमको 0.699, 0.7 के आसपास, इतना जूल आ जाएगा तुम्हारा ये आंसर। ये तुम्हारा हो गया, इसमें जो कि रिवर्सिबली किया जाएगा तो ये तुमको -nRT इस फॉर्मूला को लग गया। और लॉग टेबल देखेंगे, जहां तक है तुमको log 10 माइनस log 2, log 2 का वैल्यू 0.301 होता है, log 10 1 होता है, या log 5 का डायरेक्ट वैल्यू लॉग टेबल तुम देख सकते हो, 5 का 50 का 0 करके देखोगे लॉग टेबल में तुमको मिल जाएगा, और उसको जो है जस्ट पॉइंट आगे बैठा दो, मतलब तुम्हारा जो डेसिमल का होता है। और लॉग टेबल देखने के लिए राइट जो लॉग टेबल का तुम्हारा क्लास है उसको तुम देख सकते हो, जो कि मैथमेटिकल टूल्स में दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा हो गया वर्क डन का, इसका हो गया। अब है तुमको ये वर्क डन तुम्हारा हो गया जो कि अलग अलग प्रोसेसेस में, जैसे इसमें तो तुम्हारा फर्स्ट केस में था कि जो प्रेशर था, ये 1 बार प्रेशर वो कांस्टेंट था, तो दूसरा में था कि तुमको प्रेशर वैक्यूम था, तो उसका क्या होगा, बाहरी प्रेशर ही 0 है तो वर्क डन 0 हो गया। और अगर ये तुमको टेम्परेचर कांस्टेंट था 25 डिग्री सेल्सियस, तो 298 केल्विन हो गया, तो उसमें तुमको जो रिवर्सिबली किया जाएगा तो उसमें तुम्हारा क्या होगा, इसमें जो एक्सटेंशन हुआ तो उसका आंसर तुमको इसको इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिया। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्टेज में हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे किसी केमिकल रिएक्शन चेंज हो रहा हो, उसमें गैस के मोल में, जो प्रोडक्ट के मोल में क्या था, पी डेल्टा भी को हम लोग क्या कर सकते हैं, पीवी और एनआरटी का आधार पर डेल्टा एनजीआरटी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये सब के बारे में और भी जो तुम्हारा आगे का जो क्लास है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इसको तुम जो है एनसीईआरटी बुक से तुम इसमें देख भी सकते हो, जो क्वेश्चन बताए थे एनसीईआरटी के ही थे, और तुमको जो भी अभी थ्योरी जो बताया गया एनसीईआरटी बुक के आधार पर ही बताया गया। और तुमको जो भी तुम्हें दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन को बनाने में, किसी भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, तो नेशनल ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो या कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हो रहा हो किसी चीज में, राष्ट्रीय ऐप पर तुमको जो जेईई मेंस, एडवांस, नीट, इन सब क्वेश्चन पेपर के भी प्रैक्टिस मिल जाएंगे तुमको, सॉल्व एग्जाम्पल, या तुमको जो क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव से बनाना चाहो वो सब भी मिल जाएंगे। तुमको इंग्लिश हिंदी में नोट्स भी मिल जाएंगे 11, 12 के, फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो उस पर आकर के तुम जो है किसी भी मेंटोर से तुम बात भी कर सकते हो, तुम जो पढ़ाई में दिक्कत है उसमें मदद की जाएगी। इसी तरह इस लेक्चर को समाप्त करना।